के फंडामेंटल से बात करते हैं। और इस समय जब बाजार में बहुत सारी नेगेटिविटी छाई हुई है, तो सबसे अच्छा रहेगा अगर हम देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड का व्यू जान लें, वो कैसे अपने क्लाइंट्स को क्या बता रहे हैं, वो कौन सारी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। इस समय हमारे साथ डीपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं, एसबीआई म्यूचुअल फंड से बात से के बारे में उनका व्यू लेके हमारे साथ। सिंह साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने की। देखिए, पिछले 10 दिनों में ये डेटा आया कि इंडियन म्यूचुअल फंड्स ने अपने कैश लेवल्स बढ़ा लिए, तो बड़ा हमें अचंभा हुआ। तो तब से हम आपसे ये बात करना चाह रहे थे कि क्या कॉशियसनेस का कारण क्या है, क्यों आप इतना सतर्क हैं? आपने भी अपने फंड में क्या कैश लेवल्स बढ़ाए हुए हैं? उस समय कौन सी ऐसी चीज़ें आपको फोर्स कर रही हैं कि थोड़ा कैश लेके चलो? सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मेरे को इस शो में बुलाने के लिए। मैं तो हमेशा सोचता रहता हूँ, क्योंकि इस शो के ज़रिए जो अपने इन्वेस्टर के साथ जो सीधी बातचीत हो जाती है, उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। तो अभी जहाँ तक आपने आपका दिन सवाल अच्छा है कर कि दिया हमने हमारा। कैश 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 बैलेंस बढ़ाया हुआ है, तो हमने कोई अपने फंड हाउस में हमने कोई कैश बैलेंस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया। हमारी एक लिमिट रहती है कि 95% तो हम इन्वेस्टेड ही रहते हैं। क्यों, ये जो कैश का बढ़ना या कैश का कम होना, वो मतलब उस पे डिपेंड करता है कई बार के आपका पास फ्लो कैसे है और आपको कितना टाइम लग रहा है। आप बहुत से स्टॉक्स पे काम कर रहे होते हैं, तो देयर इज ऑलवेज ए लैग। इट्स नॉट ए स्ट्रक्चरल कॉल, बट यस, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, तो थोड़ा सा कॉशियस तो हम हैं ही। बट ऐसा कुछ बहुत बड़ा हमारा कोई स्ट्रक्चरल डिसीजन नहीं है कि हम कैश बढ़ा लेंगे क्योंकि हमें लग रहा है कि मार्केट बहुत गिरने वाली है, या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्योंकि हम तो ये रहते हैं कि बाजार किसी को भी समय नहीं देता और हमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट रहना चाहिए। बट जो हमारे दूसरे फिल्टर्स हैं, वैल्यूएशंस है, या जो हमारा काम होता है रिसर्च का, उसमें कई बार लैग हो जाता है, उसकी वजह से बढ़ जाता है। अदरवाइज ऐसा कोई खास रीजन नहीं है कि हमने कैश बढ़ाया है अपने ये फंड्स में। ये बहुत अच्छी बात आपने क्लैरिफाई की, हमारे व्यूअर्स। इनफैक्ट ये चर्चा का विषय बन गया था। तो ये आपने क्लैरिफाई किया कि ऐसा कोई खास रीजन नहीं है। बाजार को टाइम तो ऑफकोर्स म्यूचुअल फंड नहीं करते, लेकिन ये है कि इतना मेंटेन करके चलते हैं कि भाई अपॉर्चुनिटी मिले तो पैसा होना भी चाहिए लगाने के लिए। ये आपने अच्छा जी। बताया। दूसरी बात ये निकल के आ रही है सिंह साहब, कि पिछले करेक्टिव फेज में जब एफआईएस की होलसेल सेलिंग चल रही थी, तो इंडियन इन्वेस्टर ने बाजार को बहुत बड़ा सहारा दिया। आप जैसे म्यूचुअल फंड्स ने लगातार बाइंग की और पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, बाजारों कुछ खास शिकन ही नहीं आई। इस बार ये जी। डर लोगों के मन में आ रहा है कि अगर एफआई की सेलिंग जारी रही, क्योंकि बाजार लास्ट कुछ महीनों से ठीक नहीं कर रहा है, तो रिटेलर कहीं अपना हाथ खींच ना लें। उनकी क्योंकि बाजार कमज़ोर होता है तो रिटेलर भी शायद कोशिश करने लगते हैं कि मैं बाजार को टाइम कर लूँ। कुछ इस तरह की आपको सेंस तो नहीं आ रही है? आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर देश भर में फैले हुए हैं, क्या फीडबैक दे रहे हैं वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वही सबसे बड़ी बात क्या है कि रिटेल के थ्रू जो पैसा आता है, 2 तरह से आता है। एक तो सबसे बड़ा पैसा जो है वो एसआईपी रूट से आता है, जो कि अब 14,000 करोड़ के करीब हो गई है। तो बहुत जल्दी हम $2 बिलियन का जो नंबर पास कर लेंगे, और ये बढ़ता ही जा रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भई कि पैसा कम हो रहा है। और दूसरा, ये इंश्योरेंस प्रीमियम या और जो है, जैसे ईटीएफ्स में पैसा आना थ्रू ईपीएफओ एंड ऑल दोज थिंग्स, तो इससे के हिसाब से 2.5 से $3 बिलियन का तो नेट फ्लो आता ही आता है। उसमें से कुछ रिडेम्पशंस भी होती हैं। कभी कई बार हम सिर्फ एफआईआई का नंबर ही देखते हैं, परंतु हमारा इंटरनल जो रिडेम्पशंस होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि नेट नेट पॉजिटिव रहता है। तो जब हम विड्रॉल की बात करते हैं, तो हमें दोनों देखना पड़ेगा कि लोकल मार्केट से रिडेम्पशन कितना हुआ और लोकल मार्केट से पैसा कितना आया, प्लस एफआईआई का कितना निकला। तो अभी मेरे को ऐसा कोई चिंता नहीं है कि हम अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। अगर बहुत ज्यादा नंबर बढ़ता है किसी वजह से, तो हो सकता है, परंतु मेरे को ये लगता है कि जो हॉट मनी था, जो वो बिल्कुल ही टेक्निकली पैसा बनाने के लिए आया था, वो निकल चुका है। तो आने वाले मेरे को ऐसा कुछ अंदेशा नहीं है कि बहुत ज्यादा एफआईआई की सेल होगी और हम उसका ध्यान नहीं रख पाएंगे। अनलेस एंड अनटिल समथिंग वेरी वेरी बिग, जैसे कि लग रहा है ये इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल के कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब तो देखो सब जगह पे ये ऐसा ही होगा। परंतु अदरवाइज हमें नहीं लगता हम अपना जो डोमेस्टिक फंड्स हैं या डोमेस्टिक मार्केट्स हैं, विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ 2-3 बिलियन तक का जो सेल होता है, उसमें हमें कोई चिंता नहीं है। इतना सक्षम अभी मार्केट हो चुकी है। ओके।
ऑलराइट, मॉर्निंग मिस्टर सिंह, बिल्कुल आपने ये बात सही की और म्यूचुअल फंड्स तो पहले भी कुशन प्रोवाइड करते रहे हैं, लेकिन मिस्टर सिंह एक फियर ये भी निकल कर आता है कि क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत हद तक सेंटिमेंट पर प्ले करता है और जब बाजार के सेंटिमेंट थोड़े वीक होते हैं तो वहां पर उनका सेंटिमेंट भी थोड़ा जिटरी होने लग जाता है, वो भी डगमगाने लग जाता है। हालांकि एसआईपी रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर है और लगातार कुशन प्रोवाइड दिया इसने, एफआई इन्वेस्टर्स की एसआईपी ने दिया बाजार को, पर वहां पर भी कोई किसी तरह का रिस्क एलिमेंट है जिसे फैक्टर लेकर चलना चाहिए? नहीं, वही जो एक्चुअली मैं जो पहला सवाल मेरे से पूछा था कि कैश लेवल ज्यादा क्यों है, उसी अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए कैश लेवल भी रखे हुए हैं, ताकि अगर कल को ऐसा कोई रिडेम्पशन बढ़ता है या लोकल निवेशक म्यूचुअल फंड से पैसा निकालता है तो कैश से ही उसकी पेमेंट की जा सके, ना कि उसको मार्केट में जाके उसको सेलिंग की जाए और ताकि मार्केट के ऊपर उल्टा असर पड़े। तो ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो बहुत समय से पैसा लगाते रहते हैं, किसी ना किसी समय पे वो भी अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए सेल करते हैं। उसका भी जो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ जाता है मार्केट में, परंतु ऐसा नहीं है कि हमें बहुत कोई चिंता का विषय है। कैश जो लेवल्स हैं जो अभी भी इंडस्ट्री 5 से 7% मेंटेन कर रही है। रिडेम्पशन इससे ज्यादा नहीं आएगी क्योंकि हमारा बेस भी बहुत बड़ा हो गया है। तो लोकल लेवल पे कुछ ऐसा अनसर्टेनिटी होती है और पैसा निकालते हैं लोग, जो पूरी इंडस्ट्री है वो सक्षम है इसको ध्यान में रखते हुए कि हम उसको बिना मार्केट में नेगेटिविटी लाए हुए हम उसका ध्यान रख लेंगे। सिंह साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आप समय निकाल के हमसे बातचीत कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिसर्च वाली आपको टीम बताती होगी और अलग अलग फंड मैनेजर आपको रीजनिंग भी देते होंगे कि क्यों इस फंड में हम पैसा बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, या रिसर्च की टीम आपको बताती होगी स्टॉक स्पेसिफिक होके हैं। लेकिन फिर भी मैं आपका अपना असेसमेंट जानना चाहता हूँ इस समय इंडियन मार्केट्स को लेकर, क्योंकि हम एक ऐसे फेज से निकल रहे हैं जहाँ पे अब सामने 2024 का इलेक्शन भी है सर, और बहुत सारी चीज़ें डोमेस्टिक और ग्लोबली सब कुछ उथल पुथल सा है। तो एक बार जरा आपका व्यू पॉइंट, आप प्लस और नेगेटिव दोनों कहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं सर? देखिए, उसमें ऐसा है कि हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे नए बिजनेसेस जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ रहे हैं, नए आईपीओज भी हैं। अगर अभी भी हम कहें, चाहे अगर मार्केट लेवल की को एक साइड पे छोड़ के अगर बात कर रहे हैं, तो बहुत से ऐसे स्टॉक अभी भी मिल जाते हैं जिसमें अभी भी बहुत सारी वैल्यू है। उसमें रिसर्च का टाइम बहुत ज्यादा जाता है, इसलिए थोड़ा गैप रह जाता है, क्योंकि छोटी कंपनी है, मझोले वर्क की जो कंपनीज हैं उनको रिसर्च करके इन्वेस्ट करना तो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। एक कंपनी को अच्छे से रिसर्च करने में कम से कम 5 से 7 महीने लगते हैं किसी भी एनालिस्ट को, क्योंकि तरह तरह के एक फिल्टर लगा रखे हैं। जैसे हमारी कंपनी में भी हमारे यहाँ करीब उन्होंने 17 फिल्टर बना रखे हैं और हर एक फिल्टर पे काम करना होता है बिफोर गेटिंग इनटू द स्टॉक। तो उसमें टाइम तो लग जाता है और नई कंपनीज बहुत सी ऐसी हैं जिसमें आज की डेट में भी अच्छी वैल्यूएशन पे हमें मिल रही हैं। दैट इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दिस आल्सो कि हमारे जो कॉन्ट्रा फंड है या वैल्यू फंड है उसने कंटिन्यूअस बेसिस पे कैसे उसमें पैसा हमने बनाया अपने निवेशकों के लिए। तो एनीवे मैं अभी मतलब किसी फंड की बात नहीं करना चाहता, परंतु अगर पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री के पास अभी भी बहुत से ऐसे विकल्प हैं, बहुत सी ऐसी कंपनी हैं जिसमें अभी पैसा डाला जा सकता है। जहाँ तक बड़ी लार्ज कैप कंपनीज का है वहाँ पे ज्यादा रहता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी और चीजें भी प्ले करती हैं कि उसके फ्यूचर में क्या पोजीशन लेके रखी है, लोग कैसे उसको रिन्यू कर रहे हैं। तो उन चीजों को हमें अभी इग्नोर करते हुए हमें नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी वाली बात है। जहाँ तक 2024 की इलेक्शन का सवाल है, तो वो तो हम अभी कई साइकिल देख चुके हैं। 2014 भी देख लिया, 2009 भी देख लिया, 2004 भी देख लिया। वो तो एक टेम्परेरी फिनोमिना होता है, क्योंकि अभी हमारे बिजनेसेस जो हैं 2000 सी एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट एक्सेप्ट फॉर few companies which everybody knows which may be impacted with the change of the government and all। असल में हम इतना मैच्योर अभी गवर्नमेंट मतलब अपनी मार्केट हो चुकी है कि धंधा और पॉलिटिक्स दोनों बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। जो जो बिजनेस हो रहा है, बिजनेस इज इम्यून फ्रॉम एनी नेगेटिव सी काइंड ऑफ पॉलिटिकल फॉलआउट्स। तो वो हमें एक बहुत बड़ा एक संतोष देता है कि कंपनीज का जो स्पेशली जो म्यूचुअल फंड्स पैसा लगाते हैं उसमें इस चीजों को ज्यादा बजट नहीं किया जाता कि किसी गवर्नमेंट में या इलेक्शन की वजह से क्या होने वाला है। तो इन एनी केस आज की डेट में अनसर्टेनिटी ऑन इलेक्शंस इज वेरी वेरी लो एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, साहब जहाँ मैं पे आपसे ये कोई जानना पता नहीं चाहूंगा, होता था क्या हो रहा है।
सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज इंडिया 10 ईयर बॉन्ड यील्ड करीब 7.44 पे चली गई है, 5 महीने के हाईएस्ट लेवल पे। लेकिन ये डेट इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी अच्छी बात है कि भाई अपने डेट में पैसा लॉक किया जा सकता है आगे जाने के लिए, क्योंकि कुछ भी कहिए आज भी इंडिया में डेट की तरफ खास प्रेम है इन्वेस्टर्स का इक्विटी के बनस्पत। आपके डेट फंड्स कैसा चल रहे हैं, फ्लोज कैसे हैं, उसके बारे में हम कम बात करते हैं, लेकिन क्या ये सही समय निवेशकों के लिए लॉन्ग टर्म के लिए डेट फंड में पैसा डाल के यील्ड लॉक कर लें? सही नहीं, बहुत ही सही समय है। दो रीजन से, एक तो यील्ड की बात है और दूसरा जो हमारे टैक्स लॉज हैं वो इतने, स्पेशली अगर म्यूचुअल फंड रूट से डेट में पैसा लगाया जाता है तो उसमें इतनी ज्यादा टैक्स एफिशिएंसी, अगर 3 साल से ऊपर पैसा रखा जाए, कि आपको ये probability of having more than 7% post tax return is very 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 much there. आज की डेट में अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट सीधा सीधा आ जाए कि 6% टैक्स फ्री या 7% टैक्स फ्री है, तो भर भर के उसमें पैसा बाजार में आने लगेगा। परंतु ये एक समझाने वाली बात है। स्पेशली ये जो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स की कैटेगरी आई है, वो इतनी बढ़िया कैटेगरी है जो कि लो कॉस्ट, लो आई मीन अनसर्टेनिटी, उसमें अगर 1% भी अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, जो कि लगता है कि आने वाले 3 साल में कम से कम 1 से 1.5% तक तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, तो बहुत बड़ा कैपिटल गेन भी आ सकता है। और अगर कुछ ना भी करें तो भी वो, जैसे आपने बोला कि 7-7.5% पे अगर वो म्यूचुअल फंड के रूट में इसको ब्लॉक कर दिया जाए, चाहे वो एफएमपी के रूट में हो या टारगेट मैच्योरिटी में हो, तो पोस्ट टैक्स रिटर्न आर गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव, और उसका किसी और इंस्ट्रूमेंट के साथ आज की डेट में एट द सेम इंटरेस्ट रेट कोई मुकाबला नहीं है। तो ये एक समझाने वाली बात है। पैसा आना शुरू भी हो गया है, मतलब जस्ट एक एग्जांपल दूं, ये जो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स हैं, देखते देखते 1.5 करोड़, 2.25 लाख करोड़ की कैटेगरी बन गई है। इतना पैसा इसमें आ गया है पिछले एक साल में ही। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हमें कई बार उसके बारे में हम चर्चा कम करते हैं तो पता नहीं लगता, परंतु उसमें नुकसान ये रहता है कि सिर्फ जो इवोल्ड इन्वेस्टर हैं, जो समझदार हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट हैं, वो तो फायदा उठा जाते हैं, परंतु एक रिटेल इन्वेस्टर को इसके बारे में समझ देना, जो कि एक इंटरमीडियरीज का काम है, वहां पे थोड़ी सी कमी रह जाती है, क्योंकि ऐसे फंड्स में जो इंटरमीडिएशन कॉस्ट, इंटरमीडिएशन प्राइसिंग थोड़ा कम रहता है। तो जनरली वो देखा गया है कि वो निवेशक के पास पहुंचता नहीं। वो हमारी जिम्मेवारी है किस तरह से हम अपने पार्टनर्स को ये कन्विंस कर सकेंगे बहुत बड़ा पैसा इसमें आ सकता है, और किस तरह से हम इन्वेस्टर को एजुकेट कर सकें थ्रू वेरियस डिजिटल मोड्स और अदरवाइज, के ताकि उन तक ये बात पता लगे, जो अभी ये बात पता नहीं लग रही है उनके, परंतु वो आपके चैनल के माध्यम से या और मीडिया की हेल्प से we need to take it to the investor level, which जी is बिल्कुल, happening. ये आपने सही बात आप कही वही कि आज वही कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक भी देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हमारी तो यही कोशिश रहती है कि अपनी कॉन्वर्सेशन, अपनी बातचीत के जरिए निवेशक जागरूक बने और चीज़ें अपने हाथ में ले, और इन्वायरमेंट में जो बेस्ट हो सकता है सर्कमस्टांसेस में वो करे। बट जाने से पहले अपने नए फंड के बारे में भी बता के जाइए सिंह साहब, जो डिविडेंड यील्ड एनएफओ आपने जारी कर रखा है। डिविडेंड्स भी एक तरह से वही पैसिव इनकम वाली चीज़ है, और आपके फंड से कैसे बेनिफिट होता है? थोड़ा रिस्क एवर्स इन्वेस्टर के लिए अच्छा प्रोडक्ट है क्या ये? नहीं, ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, खासतौर के आज के समय में। उसका रीजन मैं इसलिए, मतलब प्लीज मेरी बातचीत को ऐसा मत समझिए कि मैं एनएफओ तो इसलिए बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु हमने जब लॉन्च किया, हमने अपने आप को बहुत कन्विंस किया, कन्विक्शन बहुत जबरदस्त लेके आए अपने दिमाग में कि ये सबसे बढ़िया कैटेगरी है। सबसे बढ़िया कैटेगरी इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि आज की डेट में जब लोग डिविडेंड यील्ड का अगर प्रतिशत देखें, वो तो कम ही रहता है, वो तो 2 से 2.5-3% है, परंतु बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो 9%, 10%, 8% तक भी डिविडेंड देती हैं। तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ डिविडेंड यील्ड, जिससे आपका कैश फ्लो बना रहे, और दूसरा उसके साथ ये रहे कि भाई उसका कैपिटल ग्रोथ भी होता रहे, तो ऐसा एक बढ़िया मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप टाइप ऑफ पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी है। ये कैटेगरी आज की डेट में बहुत छोटी है, करीब पूरी इंडस्ट्री मिला के 10,000 करोड़ से कम है, परंतु हमें ये लगता है ये बहुत बड़ी कैटेगरी बन सकती है। अगर हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक फंड है यूएस में, जिसका एक ऐसा ही फंड है जिसको इनकम डिविडेंड इसको इक्विटी इनकम फंड बोलते हैं। वो $50 बिलियन का फंड है। $50 बिलियन का मतलब हो गया कि 4 लाख करोड़,
4 लाख करोड़ का फंड है, उसमें बहुत लोग पैसा और उसमें कैश फ्लो लेते हैं। तो हमने इसको इस तरह से निट किया है, जो अपने फंड को हमने बनाया है, कि हम सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए लोगों को ये इनकरेज करते हैं कि हर साल 6%, 7%, 8% तक जितना भी आपका ब्याज दर है फिक्स इनकम का, उतना हर साल इसमें से निकालें। और हमने देखा है, अगर हम पिछले 5 साल 10 साल की अगर बैक टेस्टिंग करते हैं, तो ये देखता है कि उस 7-8% निकालने के बावजूद भी इस कैटेगरी ने एक डबल डिजिट अच्छा रिटर्न बनाया है लोगों के लिए। जब हम ये बात करते हैं तो हम ऐसा नहीं कहते कि भाई जो पिछले 5 साल में हुआ है 10 साल में ऐसा ही होने वाला है। परंतु एक हमें ये डायरेक्शनल एक चीज़ बताता है कि ऐसा हो सकता है, और ऐसी कंपनीज़ को में अगर निवेश किया जाए तो अच्छा पैसा बन सकता है। और हम बड़े कन्विंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हैं इस बारे में कि हम जो इसका पोर्टफोलियो बनाएँगे, इस तरह से बनाएँगे कि लोगों को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा भी हो और कैश फ्लो भी मेंटेन होता रहे। और ये मैं पर्सनली इसलिए बोल रहा हूँ कि हमने इस पे बहुत मेहनत की है। हमने इसके पोर्टफोलियो की जितनी कंपनीज़ हैं, सब पे रिसर्च किया है, और हमें विश्वास है कि ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी बन के उभरेगी। और मतलब मेरे को कोई अंदेशा नहीं है कहने में कि मतलब अगले 1 या 2 साल में ये 1 लाख करोड़ की कैटेगरी बन जाएगी हमारे देश में। और हम तो देखिए, एनएफओ लाना तो एक किसी भी यात्रा की, किसी जर्नी की शुरुआत होती है। इस जर्नी की शुरुआत में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। जो एनएफओ में जो मार्केटिंग किया जाता है, वो इसलिए नहीं होता कि हम इमीडिएटली पैसा इकट्ठा करें, इसलिए होता है कि लोगों को इसके बारे में जागरूक करना कि ये कैटेगरी में क्या है, हम क्या कर रहे हैं। ऑनगोइंग बेसिस में ये एक बन जाता है विषय, जस्ट लाइक एनी अदर फंड। बट वी आर वेरी श्योर कि ये फंड एक बहुत अच्छा फंड है, और ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल रहे हैं, ना कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टर सेंट्रिसिटी के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए जिसने अपनी इक्विटी में यात्रा शुरू करनी है या अपने को और इसको डाइवर्सिफाई करना है विद इन इक्विटी कैटेगरी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी, एंड वी आर वेरी श्योर दैट दिस फंड विल डू वेरी वेल। पर भी बात करते हुए 1 लाख करोड़ तक का आपको यहाँ पर मार्केट कैप होते हुए दिखता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सिंह, आज समय देने के लिए और ये सारे व्यूज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो